नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैथ का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए ललन टॉप प्रश्न है। इस वीडियो का सारा प्रश्न दोस्तों आपके पूरे बेसिक तरीके से सरल भाषा में समझाऊंगा। इस वीडियो का एक एक प्रश्न आपका हम माइंड में फिट कर देंगे, ये मेरा वादा है दोस्तों आपसे। बस आप वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो देखिए दोस्तों, पहले आप ये समझिए कि अपरिमेय संख्या हम किसे कहते हैं। तो जो संख्या को दोस्तों हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए में जो लिखा है दोस्तों √17, ये दोस्तों हम इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये हमारा √17 जो है दोस्तों एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा है √100, तो दोस्तों यहाँ पर √100 लिखा हुआ है, तो 100 का वर्गमूल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 10 को दोस्तों हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो √100 दोस्तों हमारा एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है दोस्तों √4, तो दोस्तों √ यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यानी कि √4 का वर्गमूल कीजिएगा दोस्तों तो कितना आएगा? 2 आएगा। और 2 को भी दोस्तों हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो √4 भी दोस्तों हमारा परिमेय संख्या है। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा है √16, तो √16 लिखा है दोस्तों, इसका वर्गमूल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और देखिए √25 लिखा हुआ था, इसका वर्गमूल कीजिएगा दोस्तों कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और जो दोस्तों यहाँ 5 और 4 दोनों जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 9 को दोस्तों हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो 9 दोस्तों हमारा एक कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। मगर दोस्तों ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ था √17, ये हमारा एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों साथ में ये भी याद रखिएगा कि पाई जो दोस्तों है ये हमारा एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें पूछा है दोस्तों, यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हों कि sin A = sin B, तब A + B बराबर भाट। तो देखिए दोस्तों जो न्यून कोण होता है ये 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों A और B का जो आपको मान होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है। और यहाँ कंडीशन दिया हुआ है sin A = में दोस्तों sin B। तो आपको सोचना है यहाँ से दोस्तों कि हम A के जगह पर और B के जगह पर कितना डिग्री मान रखें कि यहाँ पर दोनों दोस्तों बराबर में सेटिस्फाइड कर जाए। तो देखिए अगर जो हम 45 डिग्री रख लेते हैं दोस्तों, अब 45 डिग्री तो दोनों जगह सेटिस्फाइड कर जाएगा। कैसे सेटिस्फाइड करेगा? जो देखिए अब 45 हम रख भी सकते हैं दोस्तों, इसलिए कि दोस्तों न्यून कोण हमको यहाँ पर लेना है, ए और बी का मान लेना है। तो 45 जो है हमारा क्या है? 90 डिग्री से कम है, यानी कि न्यून कोण तो हमारा हो ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेते हैं, साइन 45 डिग्री लिख लेंगे और यहाँ पर बराबर में दोस्तों कितना लिख लेंगे? cos 45 डिग्री लिख लेंगे, ठीक है। cos 45 डिग्री लिख लिए। और देखिए साइन 45 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है? तो 1/√2 होता है। और cos 45 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है? तो 1/√2 होता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ से जो है दोनों तो हमारा बराबर हो गया, यानी कि सेटिस्फाइड कर गया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि तब A + B होगा। तो देखिए हमारा A दोस्तों यहाँ पर कितना लिए? 45 लिए। और B कितना लिए दोस्तों? B का भी मान हम कितना लिए हुए हैं? 45 डिग्री लिए हुए हैं। और दोनों को जोड़ लीजिएगा दोस्तों, 45 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हम 45 लिए, ए की जगह पर भी और बी की जगह पर भी। आप दोस्तों यहाँ पर देखिए साइड में आपको बता देते हैं कि ए की जगह पर दोस्तों आप यहाँ पे 30 डिग्री भी ले सकते हैं। और 30 डिग्री इसलिए दोस्तों क्योंकि 30 डिग्री 90 डिग्री से कम है, यानी कि न्यून कोण ही है। और देखिए यहाँ से बी भी आप दोस्तों यहाँ पे 60 भी ले सकते हैं, ठीक है। 60 भी दोस्तों 90 डिग्री से कम है, तो आप ए की जगह पर 30 भी ले सकते हैं दोस्तों और बी की जगह पर 60 भी ले सकते हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि cos 60 डिग्री, फिर लिखा है cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री, फिर लिखा है sin 30 डिग्री का मान होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखिए
कि cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 दोस्तों 2 होता है। तो यहाँ पर 1/2 लिख लेंगे और यहाँ इंटू है दोस्तों, तो इंटू यहाँ पे दे देंगे। और यहाँ पर cos 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, तो √3 और बाई में दोस्तों 2 होता है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस इसी तरह से लिख देंगे। और साइन 60 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है, तो √3 और बाई में दोस्तों 2 होता है। ठीक है, और यहाँ इंटू इसी तरह से लिख लेंगे। और देखिए साइन 30 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है, तो 1/2 होता है। तो 1/2 लिख लिए। आप देखिए आगे से दोस्तों यहाँ से गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा और बटा में दोस्तों 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस लिख लेंगे और यहाँ पे √3 हो जाएगा दोस्तों गुना होके, अब बटा में दोस्तों 2 दूनी के 4 हो जाएगा। आप देखिए √3/4 माइनस √3/4 की जगह कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा 0। बस आपको यहाँ पर ऑप्शन में सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। कुछ नहीं करना है दोस्तों, सबका जो मान है उसको पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर जो आपको ये साइन 60 डिग्री ये सब का मान नहीं याद है तो इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों साइन 0 डिग्री से लेकर साइन 90 डिग्री का दोस्तों सभी मान को याद करने के लिए शानदार ट्रिक के साथ बताए हैं। अगर जो आपको याद नहीं है तो वीडियो आप जरूर देख लें। देखिए चौथा नंबर प्रश्न हम देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रैखिक बहुपद के शून्यंक की संख्या होती है। तो देखिए दोस्तों रैखिक बहुपद की जो हमारा शून्यंक की संख्या होती है वो 1 होती है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब पूछेगा कि द्विघात बहुपद के शून्यंक की संख्या होती है, तो 2 होती है। ठीक है, और जब पूछेगा कि त्रिघात बहुपद के शून्यंक की संख्या होती है, तो 3 होती है दोस्तों। ठीक है, इसको भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा है कि यदि बहुपद x² माइनस kx + 8 के शून्यंकों का योग 6 है तो k का मान होगा। तो देखिए दोस्तों पहले आप ये समझिए कि आपको यहाँ पर शून्यंकों का योग दे दिया है 6। ठीक है, और आपको यहाँ से k का मान निकालना है। तो देखिए x² के साथ जो कोफिशिएंट हमारा होता है दोस्तों ये हमारा a होता है। ठीक है, और देखिए x के साथ जो कोफिशिएंट होता है ये हमारा b होता है। और देखिए कांस्टेंट में जो लिखा हुआ 8 दोस्तों ये हमारा होता है c। ठीक है, आप देखिए यहाँ से फार्मूला लगाते हैं दोस्तों, हमारा शून्यंकों का योगफल बराबर फार्मूला क्या होता है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर दोस्तों क्या होता है फार्मूला, तब -b/a होता है। ठीक है, और देखिए शून्यंकों का योग हमको कितना दे दिया है 6। तो शून्यंकों का एक यहाँ पर क्या है हमारा अल्फा प्लस बीटा शून्यंकों का योग है, तो यहाँ पर हम 6 रख देंगे। और देखिए बराबर में यहाँ पर हम -b/a इसी तरह से लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब देखिए क्या कीजिए कि यहाँ 6 हम इसी तरह से लिख लेते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पर बी का हमारा वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर -k है। ठीक है, तो यहाँ पर हम -k लिख लेंगे। यहाँ पर अब देखिए फार्मूला पहले से माइनस था, तो यहाँ पर पहले से माइनस लिख लेंगे और -k हमारा b के जगह पर यहाँ पर हम -b लिख लेंगे। ठीक है, अब बटा में दोस्तों a लिखना है। तो a दोस्तों x² के आगे में जो कोफिशिएंट होता है हमारा एक a होता है, तो x² के आगे कोफिशिएंट कुछ नहीं था, कितना 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ से दोस्तों आगे कीजिएगा तो यहाँ से 6 बराबर निकालिएगा दोस्तों। अब देखिए माइनस दोनों गुना करिएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी दोस्तों यहाँ पे प्लस k हो जाएगा। यानी कि हमारे यहाँ से जो k बराबर जो निकल के आया दोस्तों कितना निकल के आया, 6 निकल के आया। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों ये फार्मूला भी याद रखिएगा कि जब पूछेगा कि शून्यंकों का यहाँ पर योग पूछा था तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b/a लिख लिए। ठीक है, और इसको पर आप पुट कर लिए, आंसर आपका आ गया। ठीक है, और जब पूछेगा कि शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है तो इसका फार्मूला भी आपको याद रखना है। ये अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला दोस्तों c/a होता है। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, देखिए पूछा है कि बिंदुओं 4, -3 और 2, 3 के बीच की दूरी होगी। दोस्तों देखिए इस प्रश्न में आपको 2 गो यहाँ से बिंदु दे दिए गए हैं दोस्तों, और आपको बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो देखिए बीच की दूरी निकालने का जो हमारा फार्मूला होता है दोस्तों ये क्या होता है, देखिए इसको याद रखिएगा कि x2 माइनस में दोस्तों क्या होता है x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से दोस्तों प्लस होता है, प्लस में होता है यहाँ से /2 और माइनस में दोस्तों होता है /1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका दोस्तों अंडर रूट होता है। ठीक है, ये दोस्तों हमारा बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है जिसको हम डिस्टेंस फार्मूला इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x और y का वैल्यू पुट कीजिएगा, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। और देखिए साइड में आपको बता देते हैं
कि देखिए ये 4 जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये हमारा क्या है, तो 4 जो लिखा हुआ है हमारा x1 है, ठीक है। और जो हमारा y1 जो है दोस्तों, y1 हमारा क्या है, जो -1 लिखा हुआ हमारा y1 है। और देखिए यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है दोस्तों, ये हमारा x2 है, ठीक है। तो x2 हमारा कितना है, 2 है। और देखिए y2 जो हमारा दोस्तों ये 3 लिखा हुआ है, ये हमारा यहाँ पे y2 कितना है, 3 है, ठीक है। अब बस यहाँ से पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x2 हमारा कितना है दोस्तों, 2 है, तो यहाँ से हम 2 पुट कर लेंगे। अब देखिए x1, तो x1 कितना है, 4 है, तो यहाँ पे हम 4 रख लेंगे। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर आप इसको स्क्वायर चढ़ा दीजिए। अब प्लस देखिए बाई 2, तो बाई 2 हमारा कितना है, तो बाई 2 हमारा 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। अब माइनस लिखेंगे। अब बाई 1 दोस्तों, बाई 1 हमारा -1 है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटू में बंद करके उसको -1 को लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर -1 लिख लेंगे इंटू में बंद करके। इसी तरह से यहाँ पे हम जैसे स्क्वायर था उसी तरह से हम यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा दिए, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर अंडर रूट चढ़ाया हुआ था इसी तरह से हम अंडर रूट चढ़ाते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे दोस्तों यहाँ से 2 - 4 की जगह दोस्तों तो घटा के कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर इसी तरह से हम लिख देंगे। अब प्लस यहाँ इसी तरह से लिख लेंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ से 3 लिखेंगे और यहाँ से माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। इस तरह से हम स्क्वायर इसी तरह से चढ़ा दिए, ठीक है। अब वर्गमूल दोस्तों इसी तरह से हम इस तरह से लिखते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ से क्या करना है आपको, देखिए आप -2 का यहाँ स्क्वायर कीजिएगा दोस्तों तो क्या हो जाता है, +4 होता है, ठीक है। क्योंकि -2 दो बार गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूनी के 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस लिख लेंगे दोस्तों, इसको जोड़ लीजिए। तो इसको जोड़िएगा तो 4 प्लस दोस्तों 3 + 1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर इसी तरह से हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अब वर्गमूल में दोस्तों इसी तरह से हम यहाँ पे लिखते चलेंगे। अब देखिए यहाँ से आगे क्या करना है कि यहाँ पे 4 लिख लिए दोस्तों। और यहाँ देखिए 4 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हम अंडर रूट चढ़ा दिए, ठीक है। अब दोस्तों इसको आप जोड़िएगा तो यहाँ से जोड़कर कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 4 जोड़िएगा तो 20 आ जाएगा, यानी कि 20 का अंडर रूट इस तरह से हम लिख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि 20 अंडर रूट को आप तोड़िएगा तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 2 यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा। और यहाँ से फिर से तोड़िएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 4 × 5 = 20। इस तरह से हम 20 अंडर रूट 20 को तोड़ सकते हैं दोस्तों। देखिए पेयर यानी कि जोड़ा हमको 2 का लग रहा है तो 2 दोस्तों यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यानी कि दोस्तों 2 इंटू में √5 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर अंडर रूट 20 को तोड़ेंगे इस तरह से तब। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो डी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 × √5, ठीक है। आई होप दोस्तों ये समझ में आपको आ चुका होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उसका मस्सा 19 है तो उसका लसा होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को आपको यहाँ से कैसे सोल्व करना है, आपको दो संख्याओं का गुणनफल 2166 दे दिया गया है और उसका दोस्तों आपको मस्सा 19 दे दिया गया है, आपको लसा निकालना है, ठीक है। तो देखिए एक फार्मूला होता है दोस्तों, पहली संख्या और गुणे में होता है दोस्तों दूसरी संख्या और बराबर यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या होता है, बराबर में दोस्तों मस्सा, इसको आपको याद करना है अच्छे तरीके से। मस्सा होता है दोस्तों और गुने में यहाँ से क्या हो जाएगा, गुने में हो जाएगा लसा, ठीक है। ये फार्मूला होता है दोस्तों, इसको आपको याद कर लेना है। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 2166। तो दोस्तों यहाँ पर हम दो संख्या गुणनफल कितना लिख देंगे, 2166 लिख देंगे। अब बराबर में देखिए यहाँ पर मस्सा कितना दिया हुआ है, तब मस्सा दोस्तों 19 दिया हुआ है, तब मस्सा दोस्तों यहाँ पर हम 19 लिख देंगे। अब लसा तो हमको निकालना है दोस्तों, तो लसा हम इसी तरह से यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है उसी तरह से लसा यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब देखिए 19 दोस्तों बराबर की साइड में क्या गुना में है, तब बराबर के उस साइड इसको भेज देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2166। अब बराबर के इस साइड में आएगा दोस्तों 19, तो क्या में हो जाएगा, भागा में, क्योंकि उस साइड क्या में था, गुना में था, ठीक है। तो दोस्तों लसा बराबर यहाँ से हमको कितना आ जाएगा, इसको आप काटिए। देखिए 19 टाइम में एक यहाँ से काटेगा दोस्तों, एक टाइम में कटेगा, फिर से एक टाइम में कटेगा, फिर 19 चौक कितना होता है 76, यानी कि 4 टाइम में कटेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ से हमारा कितना आ गया, तो 114 आ गया काट के, ठीक है। यानी कि दोस्तों को लसा बराबर जो निकल गया, कितना निकल गया 114। तो ऑप्शन में यहाँ जो सी में 114 लिखा हुआ है दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको इस तरह दोस्तों इसको बनाना है अच्छे तरीके से समझ के, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए इसमें पूछा गया आपसे दोस्तों कि यदि x + 2, 3x और 4x + 1 का समांतर श्रेणी में हो
तो x का मान होगा। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ समांतर श्रेणी में दिया गया है और आपको x का मान यहाँ से निकालना है। तो देखिए जो यहाँ x + 2 लिखा है दोस्तों, ये हमारा T1 है, ठीक है। और देखिए 3x जो लिखा हुआ दोस्तों, ये हमारा जो है ये T2 है, ठीक है। और देखिए 4x + 1 लिखा हुआ है, ये जो हमारा दोस्तों T3 है, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है कि याद रखना है दोस्तों कि समांतर श्रेणी में जो होता है वो दो संख्याओं का जो बीच का अंतर होता है वो बराबर होता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ पहले लिखिए फार्मूला हम लिख लेते हैं। T2 माइनस में दोस्तों क्या होता है T1, यानी कि दो संख्याओं के बीच का अंतर निकला। और इसके बराबर में हो जाएगा दोस्तों, बराबर में हमारा हो जाएगा क्या, T3 माइनस में हो जाएगा दोस्तों T2, ठीक है। यानी कि दो संख्याओं के बीच का अंतर जो होगा और दो संख्याओं के बीच का अंतर वो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा यहाँ पर T2 हमारा कितना दिया हुआ है 3x, तो यहाँ पर हम T2 3x लिख देंगे। अब माइनस में देखिए T1 कितना है दोस्तों, x + 2 है, तो यहाँ पर हम x + 2 लिख लेंगे, ठीक है। इसको छोटकी कोष्ठ में बंद करके यहाँ से x + हम 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब बराबर यहाँ से लिख लेंगे। अब T3 कितना था, T3 था दोस्तों 4x और यहाँ पर प्लस कितना था 1 था, तो +1 लिख लेंगे। और यहाँ पर माइनस करके दोस्तों यहाँ पर T2 कितना है, T2 3x है, तो यहाँ पर 3x लिख लेंगे। अब देखिए आपको यहाँ से x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से x का मान तो अब ज्ञात हो ही जाएगा। ये आपको याद रखना है दोस्तों कि दो संख्याओं का अंतर जो होता है समांतर श्रेणी में वो हमारा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखे थे क्या T2 माइनस में T1 = में क्या लिखे थे T3 माइनस में T2, ठीक है। अब यहाँ से सोल्व कीजिए, यहाँ से 3x लिख लीजिएगा और यहाँ से दोस्तों गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ -x हो जाएगा और यहाँ पर भी -2 हो जाएगा। इसके बराबर में यहाँ से लिख लीजिएगा, तो बराबर में यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 4x और यहाँ से +1 हो जाएगा और यहाँ पर -3x इसी तरह से लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करना है आपको कि यहाँ से देखिए यहाँ लिखा 3x लिखा हुआ है, यहाँ पर -x लिखा हुआ है, तो दोनों को घटाइएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और यहाँ देखिए -2 इसी तरह से लिख लेंगे। अब बराबर में दोस्तों यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 4x है, यहाँ पर -3x है, तो दोनों को घटाइएगा क्या बचेगा, केवल x बचेगा, +1 इसी तरह से लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों आपको क्या करना है आगे, यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, ठीक है। और देखिए x बराबर को इस साइड अगर जो ले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। देखिए -2 को दोस्तों बराबर के उस साइड भेज देंगे तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ तक यानी कि यहाँ पर 1 + 2 हो जाएगा, यहाँ तक समझ गए दोस्तों। अब देखिए यहाँ से 2x - x करेंगे दोस्तों तो क्या निकल जाएगा, x आ जाएगा और यहाँ से 2x में से दोस्तों 1x को हटाइएगा तो x ही ना बचेगा। यहाँ देखिए 1 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों x बराबर जो हमारे यहाँ से वैल्यू निकल के आया, कितना निकल के आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। ये 9 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया इस प्रश्न में आपसे कि यदि tan थीटा बराबर दिया हुआ है दोस्तों 4/3 तब sin थीटा + cos थीटा बराबर 8, ठीक है। तो देखिए कैसे आपको बनाना है कि tan थीटा का हमारा फार्मूला क्या होता है, तो P/B होता है, तो P/B लिख लीजिए। अब बराबर में आपको क्या दिया हुआ, 4/3 दे दिया है, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ sin थीटा + cos थीटा का मान यहाँ पर निकालना है। तो दोस्तों sin थीटा पर फार्मूला क्या होता है, P/H होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको यहाँ से H निकालना होगा, तो H कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, तो H² बराबर होता है P² प्लस में होता है दोस्तों B², ठीक है। इसको पर हम यहाँ से हमको H निकालना है। तो देखिए यहाँ से H हम निकालते हैं, हमको P कितना दिया हो दोस्तों, तो P देखिए आपको यहाँ दिया हुआ है कितना, 4 दिया हुआ है P, तो यहाँ 4 का स्क्वायर कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि P का यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस अब B कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ B का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए H² बराबर निकालिएगा और 16 और 9 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से H बराबर निकालेंगे, स्क्वायर था इस साइड दोस्तों तो उस साइड जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्गमूल चढ़ जाएगा 25 का, यानी कि H बराबर यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है। अब देखिए यहाँ से निकालना है sin थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो P/H होता है, तो P/H लिख लेंगे। यहाँ से प्लस लिखेंगे दोस्तों, और cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, B/H होता है, तो यहाँ से B/H लिख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है, वैल्यू केवल पुट कर देना है। तो P हमारा कितना है दोस्तों, P4 है, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। अब बटा में H देखिए, H हम कितना निकाल कर लाएँ, 5, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। और देखिए B हमारा कितना है, B3 है, H कितना निकाल कर लाएँ, 5। बस दोस्तों यहाँ से इसका भिन्न के जोड़ कर दीजिए, LCM लीजिएगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बराबर देखिए आगे कीजिएगा तो 7 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 5, यानी कि हमारा ये जो होगा करेक्ट आंसर आ जाएगा 7/5। देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ दोस्तों, जो कि हमारा बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह आपको समझ के बनाना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि किसी घटना ई के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने का प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं होने का इक्वल टू भाट। यानी कि दोस्तों आपको बताना इसमें किसी घटना ई के लिए यानी कि घटना होने का प्लस में घटना नहीं होने का जो योग होता है वो कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है दोस्तों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी का होने का और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं होने का यानी घटना होने का प्लस में घटना नहीं होने का जो योग होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए साथ में आपको ये भी याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वो क्या होता है कि 0 से बड़ा होता है दोस्तों, या तो 0 के बराबर होता है और 1 से छोटा होता है या 1 के बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, घटना होने का जो और नहीं होने का जो प्रायिकता होता है दोस्तों क्या होता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। इसको भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न पूछा है दोस्तों कि कौशिक 90 माइनस थीटा इंटू में साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है। तो देखिए कौशिक 90 माइनस थीटा बराबर दोस्तों फार्मूला हमारा क्या होता है, तो कौशिक 90 माइनस फार्मूला जो होता है दोस्तों क्या होता है, सेक थीटा होता है। यहाँ सेक थीटा लिख लेंगे कौशिक 90 माइनस थीटा इक्वल टू में। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे हम कॉस थीटा लिख लेंगे, बीच में इंटू दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर सेक थीटा दोस्तों इंटू में कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, तो 1 होता है। ठीक है, यानी कि इसके बराबर हमारा क्या आ गया, तो 1 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं √1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू भाट। दोस्तों यहाँ पर आपको फार्मूला पूछा गया कि √1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू भाट। तो देखिए फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है सेक स्क्वायर ए और माइनस में क्या होता है, माइनस में होता है tan स्क्वायर ए इक्वल टू दोस्तों 1 होता है हमारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ से सेक स्क्वायर ए इसी तरह से लिख देना है बराबर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ माइनस tan स्क्वायर ए दोस्तों, अब बराबर के उस साइड अगर जो इसको भेज देंगे तो यहाँ पर प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा ना, यहाँ पर प्लस tan स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर सेक ए केवल लिखेंगे और स्क्वायर को दोस्तों यहाँ पर बराबर के उस साइड में भेज देंगे तो क्या इस साइड आकर दोस्तों क्या अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हम अंडर रूट इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि अब देखिए यहाँ से पूछा गया था कि √1 + tan स्क्वायर ए बराबर भाट, तो क्या दोस्तों इसके बराबर हमारा है सेक ए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साथ में एक फार्मूला और याद रखिएगा आप, एक फार्मूला होता है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस में होता है दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। एक फार्मूला और आपको बता देते हैं दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है। ये होता है दोस्तों कौशिक स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या होता है दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में जो हमारा होता है दोस्तों कितना होता है, 1 होता है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको भी आपको याद रखना है कि कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न पूछा गया दोस्तों आपसे, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल होगा। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना कि अगर समांतर श्रेणी में दोस्तों प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल होगा। दोस्तों इसका फार्मूला जो होता है दोस्तों योगफल का बराबर में होता है n/2 इंटू में 2a प्लस दोस्तों n-1 इंटू डी होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसको आपको याद रखना है कि n/2 इंटू में 2a प्लस दोस्तों n-1 इंटू में डी होता है दोस्तों, ये एक योगफल निकालने के लिए फार्मूला होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर, समांतर श्रेणी 2,7,12 का प्रथम 10 पदों का योगफल होगा। तो दोस्तों योगफल का सूत्र अभी आपको हम बताएं, योगफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो n/2 दोस्तों यहाँ से इंटू में होता है 2a
टू यहाँ प्लस दोस्तों n-1 क्या n-1 दोस्तों इंटू में यहाँ पे d हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा योगफल निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए n हमारा यहाँ पर कितना दिया हुआ है 10, यानी कि 10 पद दिया है दोस्तों, यानी कि n 10 दिया हुआ है, तो n की जगह पर हम यहाँ 10 लिख लेंगे। अब बट्टा में यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 यहाँ पर 2a लिखा हुआ है, यानी कि a दोस्तों हमारा यहाँ पर कितना है, a मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद हमारा कितना है 2 है, तो यहाँ दोस्तों 2 रखेंगे a की जगह पर, तो दो दूनी के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब देखिए n हमारा 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे, और माइनस दोस्तों यहाँ पे हम 1 था तो -1 यहाँ पे लिख लेंगे। अब d दोस्तों यानी कि आपको सार्व अंतर निकालना है, और सार्व अंतर के दोस्तों हम d से सूचित करते हैं, तो d से देखिए निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है T2 माइनस T1 होता है, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद करना है, तो हमको यहाँ से सार्वंतर निकलेगा। तो दूसरा पद हमारा कितना है 7 है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। अब पहला पद दोस्तों हमारा 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब यानी कि यहाँ से D बराबर निकालेगा तो कितना आ गया 5 आ गया, तो यहाँ दोस्तों D हम 5 रख देंगे। अब इस तरह से हम इसको छोटी कोष्ट इस तरह से लगा दिए कोष्ट, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से काटिएगा तो 2 5 के 10 यहाँ पर हो जाएगा, कट गया। अब यहाँ से 5 हम इस तरह से लिख लिए, और यहाँ पर 4 था दोस्तों, तो यहाँ पर 4 लिख लिए। अब देखिए यहाँ से प्लस लिख लिए, और 10 माइनस 1 की जगह दोस्तों कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ 5 दोस्तों गुना हो जाएगा, तो 5 गुना इसी तरह से हम लिख लेंगे। अब आगे आपको देखिए यहाँ से क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ से पहले देखिए यहाँ से इस तरह से 4 इसी तरह से लिख लेंगे, पहले आपको गुना करना है, तो 9 5 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। 45 यहाँ तक लिख लिए। अब देखिए इधर साइड में आपको यहाँ बताते हैं, अब देखिए यहाँ से जोड़िएगा 45 प्लस दोस्तों 4 की जगह तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, यानी कि आपको बच गया केवल यहाँ से बराबर में कि 5 इंटू दोस्तों 49 करना है। तो यहाँ से अब गुना कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों 45 प्लस 4 की जगह तो 49 नहीं आएगा, इंटू में कितना है 5 है, तो इंटू हम 5 किए, और यहाँ से गुना कर लिए, तो 9 5 के कितना होता है 45, 45 के 5, और यहाँ पर 4 5 20, और 20 और 4 दोस्तों कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी कि 245 दोस्तों आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ 245 जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए इस प्रश्न में पूछा गया है कि यदि थीटा बराबर 60 डिग्री तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा। दोस्तों देखिए इस प्रश्न को आपको कैसे बनाना है, थीटा बराबर आपको 60 डिग्री दे दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा, ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर थीटा बराबर जो दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर केवल पुट कर देना है, कितना थीटा बराबर दिया 60 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर हम 60 डिग्री केवल पुट कर दिए, और उसी तरह से आगे भी करेंगे। यहाँ पर कॉस लिखा हुआ है दोस्तों, कॉस लिख के थीटा बराबर कितना दिया था 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर हम 60 डिग्री पुट कर देंगे, ठीक है। अब बस इसका वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू दोस्तों कितना होता है √3/2 होता है, तो यहाँ पर √3/2 लिख दिए। और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू दोस्तों कितना होता है 1/2 होता है। अब यहाँ से आगे एलसीएम लीजिए इसका, तो एलसीएम 2 हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों √3 हो जाएगा, यहाँ +1 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों हमारा इसका जो राइट आंसर आ गया √3 + 1/2 आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए लिखा हुआ है जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए इसमें पूछा गया आपसे किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर एवं इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। दोस्तों आपको बेलन का व्यास दिया है यहाँ पर 28 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दे दिया गया है, और इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकालना है। देखिए दोस्तों बेलन हमारा इस प्रकार से होता है, पहले आपको यहाँ देखिए बेलन बना के बताते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा इस प्रकार से हमारा बेलन होता है, ठीक है। इसको हम अच्छे तरीके से बना लेते हैं। ये दोस्तों हमारा मान लीजिए कि हमारा एक क्या है बेलन है, ठीक है। अब ये बेलन यहाँ पर है दोस्तों, अब इसमें आपको देखिए ये जो हमारा होता है दोस्तों ये रेडियस होता है, ठीक है, और ऊंचाई जो हमारा दोस्तों ये जो होता है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों ये हमारा ऊंचाई होता है, ठीक है, और ये हमारा रेडियस होता है r, ठीक। अब देखिए यहाँ से दोस्तों हमारा जो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है तो 2πr/h होता है, ठीक है। ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको 2πr/h हो गया। पर आपसे इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों ये यहाँ जो सर्किल ऊपर में सर्किल है दोस्तों इसका क्षेत्रफल और नीचे में सर्किल है दोस्तों इसका क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों हम यहाँ से वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में, तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से हम जोड़ लेते हैं 2πr/h था, और दोस्तों ऊपर वाला सर्किल का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है सर्किल का क्षेत्रफल πr² होता है, और नीचे वाला सर्किल का भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा πr² हो जाएगा। तो यहाँ पर भी πr² हम इसी तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे दोस्तों क्या करेंगे 2πr/h इसी तरह से लिख लेंगे। अब देखिए इसको दोनों को जोड़ लीजिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा
पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे तब। अब देखिए दोस्तों दोनों में कुछ कॉमन आपको नजर आ रहा होगा, दोनों में कॉमन क्या है तो 2 पाई आर दोस्तों दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन कर लिए, यहाँ पर 2 पाई आर को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर एच बच जाएगा, और वहाँ पर 2 पाई आर को कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा, केवल आर बच जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों अब यहाँ से जो हमारा ये फार्मूला निकल के आया वो दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बेलन का, ठीक है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दोस्तों 2 पाई आर इंटू में दोस्तों एच और प्लस आर होता है, ठीक है। इस तरह आपको समझ के याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ से हम प्रश्न में आते हैं। देखिए हमारा फार्मूला यहाँ से क्या निकल के आ गया कि 2 पाई आर, और दोस्तों इंटू में क्या था तो इंटू में दोस्तों यहाँ पे एच था और प्लस में आर था। ये दोस्तों हमारे यहाँ से बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब इस पर हमको पुट करना है जो दिया गया है, तब हमको यहाँ से आंसर इसका आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे और यहाँ पाई का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर ही यहाँ पर 22/7 हो जाएगा, ठीक है। तो 22/7 लिख लिए। अब देखिए आर, तो देखिए व्यास आपको दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो व्यास का आधा दोस्तों हमारा त्रिज्या होता है, ठीक है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर व्यास अगर जो 28 सेंटीमीटर है तो हमारा त्रिज्या कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ पर आर की जगह पर दोस्तों हम 14 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से इंटू यहाँ पर कर लेंगे। हमारा एच कितना है, एच हमारे यहाँ से 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर दोस्तों हम 20 सेंटीमीटर इसी तरह से 20 लिख लिए। हमारा आर कितना था, आर दोस्तों यहाँ पर हमारा व्यास अगर जो 28 है तो हमारा जो त्रिज्या होगा दोस्तों हमारा 14 हो जाएगा, आधा होता है व्यास का आधा दोस्तों हमारा त्रिज्या होता है, तो यहाँ पर हम 14 लिख लिए। अब देखिए यहाँ से काटेंगे दोस्तों तो 7 दूनी के 14 कट गया 2 टाइम में। अब यहाँ से गुना कीजिएगा, तो यहाँ से गुना कीजिएगा तो 2 इंटू 2 हो जाएगा दोस्तों, और इसके बाद फिर 2 से गुना करना है, और इसके बाद यहाँ से देखिए 20 प्लस में दोस्तों यहाँ पे 14 है, ठीक है। इसको आपको गुना करना है अच्छे तरीके से। तो देखिए हम 22 दूनी 44 और 44 दोनों दोस्तों कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, 88 दोस्तों है। इसके बाद गुना में इसको जोड़िएगा तो दोनों में कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, और यहाँ से गुना कीजिएगा दोस्तों 88 गुने 34 कीजिएगा दोस्तों, तो आपको आ जाएगा यहाँ से 2 आएगा दोस्तों, पहले यहाँ पर 2 होगा 2 9 और इसके बाद फिर से 9 आएगा और इसके बाद 2 आ जाएगा, इतना आ जाएगा दोस्तों, इतना सेंटीमीटर आपका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। कितना आया देखिए साइड में आपको यहाँ से फिर से लिख देते हैं कि 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों, इतना हमको आ गया यहाँ से बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों ये आपको इसको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। इसमें पूछा गया आपसे किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। देखिए दोस्तों इसमें पहले आपको हम वृत्त बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा वृत्त है, ठीक है, और आपसे पूछा गया प्रश्न में कि किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींचे जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होगी, यहाँ पर मान लीजिए हमारा बाह्य बिंदु है, ठीक है, और यहाँ से स्पर्श रेखा आप खींचेगा दोस्तों, तो इस तरह से स्पर्श रेखा खींचिएगा, ये हमारा स्पर्श रेखा है। और एक दोस्तों यहाँ से इस प्रकार से हम इस तरह से स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये हमारा स्पर्श रेखा है। तो बाह्य बिंदु से दोस्तों हम किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की संख्या कितना हम खींच सकते हैं, तो 2 को केवल खींच सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से जो खींचा हुआ है जो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो बी जो होगा, और बी में 2 लिखा हुआ है जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा दोस्तों कि किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींचे जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 2 है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। ये 18 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से आपको 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखिए 144 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, पहले 2 से लगाएंगे दोस्तों, तो कितना टाइम में कट जाएगा, यहाँ से 7 कटेगा, फिर इसके बाद 2 कटेगा, यानी 72 टाइम में कटेगा। फिर से यहाँ से 2 से लगाएंगे दोस्तों तो 36 टाइम में कट जाएगा, फिर से यहाँ से 2 से लगाएंगे तो कितना टाइम में कटेगा, 18 टाइम में कट जाएगा। फिर से 2 से लगेगा तो कितना टाइम में कटेगा दोस्तों, 9 टाइम में कटेगा। अब कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 तिया 9, अब आगे नहीं कटेगा दोस्तों। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू में 2 और इसके बाद फिर से 2 है और इसके बाद होगा दोस्तों 3 और इंटू में कितना है 3 है, ठीक है। इस तरह से यानी कि दोस्तों यहाँ पर 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4, 2 कै गो है 4 गो है तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। और इंटू में दोस्तों यहाँ पे 3 कै गो है 2 गो है तो 3 का पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा। और आपसे पूछा गया है कि 144 अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है, तो 2 का घात दोस्तों, घात मतलब पावर, तो 2 का पावर हमारा कितना है, 2 का पावर 4 है, यानी
दोस्तों हमारा 2 का जो घात होगा कितना होगा 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो हमारा बी होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों अगर जो आपसे पूछता है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात है तो 3 का घात कितना है दोस्तों 2 है। ठीक है, ये भी आपको समझ के रखना है। मगर यहाँ आपको पूछा गया कि 2 का घात है तो 2 का घात कितना है 4 है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। इसमें पूछा गया दोस्तों आपसे कि cos 90 माइनस थीटा बराबर भाट। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि cos 90 माइनस थीटा बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वो साइन थीटा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि लिखा है बहुपद x स्क्वायर माइनस 11 के शून्यंक है। तो दोस्तों आपको शून्यंक यहाँ पे कहा है, यानी कि यहाँ से हम ये इस तरह से लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 11 लिखेंगे, बराबर में दोस्तों 0 कर लेंगे क्योंकि हमको शून्यंक निकालना है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x स्क्वायर तो लिख लेंगे और देखिए माइनस 11 दोस्तों बराबर के उस साइड में अगर जो भेज देंगे तो प्लस 11 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x का यहाँ से निकालेंगे दोस्तों, तो x स्क्वायर था और स्क्वायर को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या यहाँ से वर्गमूल चढ़ जाएगा दोस्तों 11 पे, तो यहाँ पर अंडर रूट 11 लिख देंगे। और देखिए स्क्वायर दोस्तों बराबर के उस साइड जाता है तो यहाँ प्लस माइनस दोनों साइन में आता है। ठीक है, अब देखिए यानी कि हमारा x बराबर जो यहाँ से वैल्यू निकलेगा दोस्तों, x बराबर वैल्यू वो क्या निकलेगा, तो एक दोस्तों यहाँ से प्लस अंडर रूट 11 निकलेगा और एक दोस्तों जो निकलेगा माइनस अंडर रूट 11 निकलेगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, अंडर रूट 11, एक और क्या होगा माइनस अंडर रूट 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है दोस्तों कि चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न में पूछा गया है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1, बी में लिखा हुआ है 3 और सी में लिखा है दोस्तों 1/√3 और सी और डी में लिखा हुआ है 1/3। तो चारों ऑप्शन में दोस्तों कौन ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आपका कमेंट का दोस्तों हम प्रतीक्षा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।